नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश की थी। जैसे हमने उसमें समझा था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रमुख उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, और हमने साथियों आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये 2 आर्टिकल साथियों आपके सामने बहुत अच्छे से विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की थी। आज साथियों मौलिक अधिकार के हम सेकंड वीडियो में आज हम समझेंगे साथियों दो मुख्य रूप से अधिकार। ये दोनों अधिकार साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है हम और आपके स्वतंत्रता के लिए, हम और आपकी समानता के लिए, हमारे और आपके किसी भी देश के नागरिक होने के कारण ये दो स्वतंत्रता साथियों बहुत ही जरूरी है। तो ये दो स्वतंत्रता को साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमारी एक स्वतंत्रता का नाम है साथियों, एक मौलिक अधिकार का नाम है समता या समानता का अधिकार। हमारा जो साथियों मौलिक अधिकार है, हमने आपको पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार में साथियों मूल रूप से 7 प्रकार की अधिकार की बात की गई थी। लेकिन संविधान में साथियों संशोधन के द्वारा जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के मूल अधिकार से उसको कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो अभी हमारे संविधान में साथियों मुख्य रूप से 6 प्रकार के अधिकार पाए जाते हैं। उन 6 अधिकारों में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे साथियों सबसे पहले समता या समानता का अधिकार। ये साथियों हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 आर्टिकल में साथियों समता या समानता का अधिकार बताया गया है। और नेक्स्ट आता है साथियों आपका स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कि स्वतंत्रता हम लोगों को कैसे मिली, मतलब कि किस प्रकार से संविधान हमको और आपको स्वतंत्रता देती है, हम कितने दायरे में रह के अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं, इसका साथियों यहाँ पे जिक्र किया गया, यहाँ पे वर्णन किया गया है, वो भी आर्टिकल 19 से 22 में। तो साथियों ये दो, इस वीडियो के माध्यम से साथियों ये दो अधिकारों की आज हम चर्चा करेंगे। और इन दोनों के अधिकारों को जानना आपके लिए साथियों बहुत ही जरूरी है। किसी भी नागरिक के लिए साथियों ये जानना जरूरी है कि हमारे संविधान ने हमको कौन सा अधिकार दिया है, हमको क्या क्या दिया है जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को आसानी पूर्वक साथियों जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, और विस्तार से एक एक आर्टिकल उठाते जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग दीजिए। वो पिछले वीडियो में साथियों मूल अधिकार पढ़ाए थे, उसमें आपको हम सारा चीजें लिखाए थे। अब उसी के नेक्स्ट हेडिंग देना समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 14 से 18 हेडिंग देना। फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। हेडिंग देना समता या समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है साथियों? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। एक एक करके साथियों समझेंगे आराम से। 10 आर्टिकल आज पढ़ाएंगे। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 22 तक जाएंगे हम, एक एक आर्टिकल आपको समझाएंगे। तो ये आराम से समझते चलते हैं। सबसे पहले साथियों आता है समता या समानता का अधिकार। हेडिंग दीजिए समता या समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से। हमने 12 और 13 आर्टिकल आपको पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल 12 में साथियों राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल जो 13 है उसमें साथियों विधि बताई गई है कि विधि क्या होती है। तो ठीक है, ये दो आर्टिकल आपको हम समझा दिए हैं। तो यहाँ पे आती है समता या समानता का अधिकार। यहाँ पे साथियों हम समझते हैं कि क्या क्या कहा गया है। ये साथियों समता या समानता के अधिकार में साथियों सबसे पहले आप समझना कि समता या समानता का अधिकार है क्या। राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार मतलब इक्विलिटी का अधिकार है क्या। आपको साथियों में एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करेंगे कि ये अधिकार है क्या। बेसिकली इस अधिकार का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में कैसे करते हैं। एक एग्जांपल से समझना साथियों। जैसे मान के चलो कि आप आपके दोस्त के साथ, मान लेते हैं कि आप अपने घर जाते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कहीं पे, और आप अपने गांव जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अपने दोस्त के साथ आप जाते हैं, ठीक है। वहां पे साथियों एक दुकान पे आप उतरते हैं चाय पीने के लिए, और चाय जो दुकानदार है साथियों, ये आपसे कहता है कि आपको तो पहचान ही रहा है, आपको तो जानता ही है, लेकिन वो एक नया चेहरा देखता है तो उसको डाउट होता है कि है कौन। तो उससे जाके पूछता है कि बेटा क्या नाम है आपका। वो अपना नाम बताता है। नाम बताते ही साथियों दुकानदार क्या करता है कि वो आपको एक अलग कप में चाय लेके आता है, और आपके मित्र को जो है एक अलग कप में चाय लेके आता है। तो इससे साथियों ये पता चलता है कि यहाँ पे दोनों के बीच समान व्यवहार नहीं किया गया है। उसको साथियों दूसरे कप में चाय इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक दलित समुदाय से था, एक अछूत जाति से था, तथा कथित। हालांकि कोई जाति ऐसी अछूत और होती नहीं है, लेकिन हमारे समाज में तो तथा कथित जातियां बनाई गई हैं। वो उस समाज से था, इसलिए साथियों उसको क्या किया गया, उसको दूसरे कप में चाय दिया गया।
तो यहाँ पे साथियों ये क्या हो गई, आपको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है और उसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। इससे साथियों क्या शो हो रहा है कि समानता दोनों के बीच तो है नहीं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए साथियों हमारे संविधान में इस अधिकार को दिया गया कि व्यक्ति और नागरिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ अलग मिले, किसी व्यक्ति को कुछ अलग मिले। तो समता या समानता का अधिकार साथियों इसीलिए साथियों हमारा जो संविधान है साथियों इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल समझना। जैसे मान लेते हैं साथियों कि कोई कंपनी है और वो अपने नियम में बना देती है कि महिलाएं जो हैं 45 साल के ऊपर हमारे कंपनी में काम नहीं करेगी। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है वो बना देती है कि 45 साल के ऊपर महिलाएं हमारी कंपनी में काम नहीं करेगी, लेकिन पुरुष तो 60 साल तक कर रहे हैं, महिलाएं ही 35 साल तक क्यों कर रही हैं? इसका मतलब है कि लिंग को बना के या उसके जेंडर को आधार बना के यहाँ पे उसके साथ विभेद हो रहा है। यहाँ पे जेंडर को आधार बना के उसके साथ विभेद किया जा रहा है। ये भी हमारे संविधान सभाओं में जो भी मेंबर थे उन्होंने सोचा कि ये भी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए साथियों ये अधिकार दिया गया। पहले वाले में जाति को आधार बना के साथियों उसके साथ विभेद किया गया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा साथियों कि लिंग को आधार बना के उन दोनों के बीच विभेद किया जा रहा है। इसलिए साथियों संविधान सभा में समता या समानता का अधिकार 5 आर्टिकल के माध्यम से हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमको दी है। क्या क्या दी है विस्तार से समझेंगे, एक एक आर्टिकल उठाते हैं। सबसे पहले साथियों हम आते हैं आर्टिकल 14 पे। समता या समानता का अधिकार कहां से कहां तक है साथियों? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अब हम एक एक आर्टिकल पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले साथियों हेडिंग देते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ठीक है। समता या समानता के अधिकार में साथियों हम सबसे पहला आर्टिकल देखते चलते हैं। आर्टिकल क्या? आर्टिकल 14। और देखते हैं कि आर्टिकल 14 साथियों बेसिकली कहता क्या है। लिखते चलना हमारे साथ में। आर्टिकल 14 साथियों क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य जो है, लिख लेना पहले फटाक से। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को, लिखना मेरे साथ साथ साथियों, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र, किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, एवं विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पहले लिख लो फिर समझाते हैं कि क्या कह क्या रहा है। वंचित नहीं करेगा। मतलब क्या है साथियों कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता, यहाँ पे दो चीजें साथियों आती हैं। एक आती है विधि के समक्ष समता क्या है, और दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण। दो चीजें सामने निकल के आती है। तो आर्टिकल 14 साथियों अनुच्छेद 14 बेसिकली कहता क्या है कि राज्य जो है, राज्य क्या है, आपको आर्टिकल 12 में पढ़ाए हैं कि राज्य क्या है, आप वहां से देख लेना राज्य है क्या। तो इसके कहने का मतलब है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें साथियों विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये आर्टिकल 14 कहता है। अब आपको दो चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी, विधि के समक्ष समता क्या है और विधि का समान संरक्षण क्या है। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारा आर्टिकल 14 कहता क्या है। पहले आर्टिकल 14 लिख लो कि आर्टिकल 14 कहता क्या है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब जो भी विधि, जो भी कानून बनी है उसमें उसको समता, उसको उसमें साथियों क्या करेगी, उसमें उसको समता देगी, उसमें उसको समानता देगी और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। तो हम दो चीजें यहाँ पे निकल के आती है, इन दोनों को हम समझने के। पहले आप इसको लिख लो, फिर आप पहले इसको लिख लो, फिर हेडिंग दो क्या, विधि के समक्ष समता। इसको लिख लो पहले कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता, पहला क्या निकल के आता है, विधि के
समक्ष समता, और दूसरा साथियों निकल के आता है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, विधि तो आप समझ ही रहे होंगे, विधि मतलब ला, कानून। विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो पहले साथियों समझते हैं कि ये दोनों है क्या चीज। विधि के समक्ष समता का मतलब साथियों यही होता है, सिंपल सा इसका मतलब है साथियों, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार का अभाव। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कानून है उसका साथियों सभी लोगों को वो कानून समान रूप से लागू होगा। जैसे विधि के समक्ष समता का मतलब कि जो भी कानून है, विधि है, उसका समक्ष समता मतलब उसका जो है, उसको जो है समान रूप से सभी लोगों पे लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर उसको अधिक लागू किया जाएगा, किसी के ऊपर कम लागू किया जाएगा, या कोई बहुत बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या कोई सांसद, विधायक, या कोई बहुत पैसे वाला है, उसको विधि, उसको जो कानून है वो अधिक लागू करेंगे, और जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उस पर हम कानून अलग से लागू करेंगे। ऐसा हमारा आर्टिकल नहीं कहता। हमारा आर्टिकल कहता है कि विधि की समझ समता होगी, मतलब सभी लोगों को एक ही कानून के अंडर में रखा जाएगा, एक ही कानून के दायरे में सभी लोग शामिल होंगे। इसका मतलब होता है साथियों कि विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलेगी, विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलेगी, और जो भी लोग होंगे उनको एक समान रूप से सभी के ऊपर वो कानून क्या होगी, लागू होगी। तो ये क्या साथियों है कि ये हमारा जो साथियों विशेषाधिकार का क्या करती है, विशेषाधिकार का यहाँ पे क्या होता है, लिखते चलना, विशेषाधिकार का साथियों यहाँ पे अभाव होता है। विशेषाधिकार का मतलब होता है साथियों कि जैसे जैसे अगर कोई बहुत मतलब कि विशेषाधिकार कि किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सबल वर्ग है तो उसको हम बहुत अधिक अधिकार दे दें, ऐसा नहीं है। सभी लोग समान नागरिक, जितने भी नागरिक होंगे उनको जो है समान रूप से समान न्याय उन पे लागू किया जाएगा, और सभी लोगों को एक ही कानून के अंडर में रखा जाएगा। तो विधि के समझ समता का मतलब होता है कि यहाँ पे विशेषाधिकार का अभाव होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात साथियों होता है कि यह एक नकारात्मक विचार है। कैसे नकारात्मक है? नकारात्मक का मतलब होता है साथियों कि नकारात्मक का मतलब क्या है, कहा गया है कि सभी लोगों को एक ही कानून के दायरे में रखा जाएगा और विशेषाधिकार का यहाँ पे अभाव होगा। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि वो अगर सबल है या बहुत पैसा वाला है तो उसको हम एक अलग कानून के दायरे में रखेंगे और उसको कानून साथियों एक अलग कानून में मुहैया कराएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा साथियों संविधान कहता है कि विधि की समझ समता होगी, विधि का सभी लोगों पे समान रूप से विधि लागू होगी, इसीलिए साथियों यह एक नकारात्मक अवधारणा है। और दूसरी तरफ विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण का मतलब होता है साथियों कि एक अगर जैसे कोई भी माहौल है, एक ही परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति रह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं हैं, आप 4 ग्रुप में कहीं पे शामिल है, और अगर चारों समान परिस्थिति में है तो ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर अलग कानून होगा, दूसरे के ऊपर अलग कानून होगा, तीसरे के ऊपर अलग कानून होगा, चौथे के ऊपर अलग कानून होगा, ऐसा नहीं है। विधि का समान संरक्षण का मतलब होता है साथियों कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से विधि का संरक्षण मिलेगा। मतलब कि एक ही परिस्थिति में रहने वाले सभी लोग, जो भी साथियों लोग हैं, एक ही परिस्थिति के रहने वाले सभी लोग हैं, मतलब कि इसका क्या है कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों पे समान कानून लागू होगा। इसका मतलब क्या है साथियों कि समान परिस्थिति, 4 लोग हैं साथियों, अगर 10 लोग हैं, अगर वो समान कंडीशन में है, अगर वो समान रूप से अगर कंडीशन में, समान कंडीशन में है, तो ऐसा नहीं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, किसी के ऊपर अधिक कानून लगाया जाएगा, किसी के ऊपर कम कानून लगेगा, ऐसा नहीं है। तो समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों पे क्या होगा, समान कानून लगेगा, समान कानून, ठीक है। ये क्या है साथियों, इसमें विशेषाधिकार का अभाव होता है, इसमें समान परिस्थिति में समान कानून लगाई जाती है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है और यह एक साथियों सकारात्मक अवधारणा है। क्या है? सकारात्मक इस सेंस में है साथियों, नकारात्मक इस सेंस में है ये, क्योंकि ये कहता है कि तुमको नहीं देंगे, तुमको अधिकार नहीं देंगे, तुमको अधिकार नहीं देंगे, सबको समान रूप से देंगे, ये कहता है। और ये कहता है कि हम सबको समान रूप से ट्रीट करेंगे, तुमको जो भी अगर समान परिस्थिति है तो समान रूप से तुमको हम वो अधिकार देंगे। तो ये विशेषाधिकार का अभाव होता है, अभाव मतलब निगेटिव सेंस में होता है, ये समान परिस्थिति में समान कानून होता है, इसलिए इसको हम सकारात्मक रूप से लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि विधि के समझ समता जो है वो कहां से ली गई है, तो आप कहना ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश अधिकार से, ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया है। और विधि का जो समान संरक्षण है साथियों, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक बात है।
विधि के समक्ष समता का मतलब होता है साथियों, ये विशेषाधिकार का यहाँ पे अभाव होता है। ऐसा नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अंबानी, अडानी होगे तो तुम्हारे ऊपर कानून अलग बनेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको हम अभाव, विशेषाधिकार का अभाव है, इसलिए इसको हम निगेटिव कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रिटिश अधिकार से लिया गया है। इसके जनक साथियों होते हैं डाइसी जी। कौन है इसके? अगर जनक की बात करें कि इस विधि के समक्ष समता का जनक कौन है, तो इसके जनक है साथियों डाइसी। कौन है? अगर आपसे पूछ दे कि विधि के समक्ष समता के जनक कौन है, तो आप कहना कि डाइसी हैं। दूसरी तरफ साथियों आता है विधि का समान संरक्षण, मतलब समान परिस्थिति में समान कानून लागू करना। अगर एक ही परिस्थिति में सभी लोग हैं, जैसे अगर एक ही परिस्थिति में बहुत से लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर अधिक होगा, किसी के ऊपर कम होगा। समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों पे समान रूप से कानून लागू की जाएगी। इसलिए साथियों इसको हम सकारात्मक अवधारणा कहते हैं। और यह कहाँ से ली गई है? यह जो है अमेरिका से ली गई है। तो हमारा आर्टिकल 14 साथियों यही कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता मतलब इन चीजों से, और विधि के समान संरक्षण मतलब इन चीजों से कभी भी वंचित नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास जो है विशेषा, हमारे पास जो है साथियों, हम लोगों के पास ये अधिकार है कि जैसे एक बड़े व्यक्ति को, जैसे एक अधिकारी को, जैसे एक पैसे वाले को ट्रीट किया जाता है, वैसे एक शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर वर्गों को भी ट्रीट किया जाता है। ये विधि की समक्ष समता कहती है। और दूसरी तरफ विधि का समान संरक्षण, अगर हम मजदूर हैं तो जितने भी मजदूर हैं, अगर हर एक मजदूर के साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम मजदूर वर्ग में शामिल है, हम गरीब वर्ग में शामिल है, हम किसान में शामिल है, तो किसी किसान के साथ अधिक ट्रीटमेंट, किसी किसान के साथ कम ट्रीटमेंट। अगर समान परिस्थिति है तो उनके ऊपर समान कानून लागू होगा। यह एक सकारात्मक अवधारणा है और यह एक अमेरिका से ली गई है, यह ब्रिटिश से ली गई है। इसको जनक कौन है? डाइसी जी है। तो हमारा 14 कहता है साथियों कि राज्य जो है, एक बार फिर से सुनना, राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो चीजें क्लियर? ठीक बात। नेक्स्ट अब हम समझते हैं साथियों कुछ और चीजें कि आर्टिकल 14 और क्या क्या कहता है। आर्टिकल 14 साथियों कहता है, आर्टिकल 14 साथियों सुप्रीम कोर्ट ने इसको साथियों कहा है कि संसद जो है इसको समाप्त नहीं कर सकती। संसद जो है संविधान संशोधन करके इसको समाप्त नहीं कर सकती। आर्टिकल 14 साथियों इसको भारत का संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे न्यायालय ने। इसलिए साथियों इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे और आपके पास साथियों, ध्यान से समझना एक चीज, हमारे और आपके पास साथियों ऐसा अधिकार है कि हम और आप चाहे जितने गरीब हो चाहे जितने अमीर हो, हम एक ही कानून के दायरे में आते हैं, विधि के समक्ष समता में आते हैं। और दूसरी साथियों विधि का समान संरक्षण का मतलब है हम जिस वर्ग में आते हैं, हम अगर स्टूडेंट हैं, हम अगर किसान हैं, हम अगर मजदूर हैं, हम जिस वर्ग में आते हैं उस सभी वर्गों के लोगों के साथ अगर कोई कानून बनता है तो उन सभी लोगों पे समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हम और आप अगर किसान हैं तो आप किसान हैं तो आपको अलग कानून, मेरे किसान पे अलग कानून, ऐसा नहीं है। वो विधि का समान संरक्षण हो गया। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट साथियों आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग देना आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ध्यान से समझना साथियों। इसमें अनुच्छेद 15 में साथियों छह प्रावधान किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6, हम एक एक करके समझेंगे। अनुच्छेद 15 एक क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 15 एक कहता है, लिखना मेरे साथ, राज्य जो है, लिखना मेरे साथ लिखते चलना, कि राज्य जो है केवल जन्म मूल वंश, जन्म वंश लिंग, जन्म वंश लिंग जाति या जन्म स्थान, जन्म मूल वंश लिंग जाति या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। आपको जब हमने बताया एग्जाम्पल कि आप अपने दोस्त के साथ चाय पीने गए और दुकानदार ने आपके दोस्त के साथ भेदभाव कर दिया, इसका मतलब वो जाति को आधार बना के उसके साथ भेदभाव कर दिया। तो हमारा आर्टिकल 15 यही कहता है, समता या समानता के अधिकार में जो आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 है, वो यही कहता है कि राज्य केवल जन्म मूल वंश लिंग जाति जन्म स्थान को आधार बनाकर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव साथियों क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक बात? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात।
राज्य केवल जन्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इन चीजों को बना के साथियों कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमारा समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल 15(1) में ये चीजें एकदम साफ लिख दी है। इसका मतलब ये है साथियों कि हमको साथियों जन्म के आधार पे, सबसे पहले जन्म के आधार पे, हमारे वंश के आधार पे, जैसे कि हमारा जन्म अगर किसी गरीब या शोषित या वंचित वर्गों में या तथाकथित छुआछूत जनजाति वर्गों में पैदा हुआ है तो इसको आधार बना के हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे वंश को बना के कि हम इस वंश में पैदा हुए हैं, इसको आधार बना के हमारे साथ भेदभाव करो, वो भी हमारा नहीं होगा। लिंग को आधार बना के, जैसे आपको सेकंड एग्जांपल दिया ना कि कोई कंपनी है साथियों, उसने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हमारे यहाँ साथियों काम करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता है। अगर ऐसा कोई करेगा कंपनी तो वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा और न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी। तो लिंग को आधार बना के भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति को आधार बना के कोई भी व्यक्ति अगर गरीब, कोई भी व्यक्ति SC/ST जाति से है या कोई भी व्यक्ति तथाकथित निचली जाति से है, हालांकि कोई जाति ऊंची और नीची नहीं होती साथियों, आप अपने दिमाग में बैठा के चलना, हर प्रकार की जाति साथियों समान रूप से हम लोग एक मानव होने के कारण हम लोग समान है साथियों। जाति कोई ऊंची कोई नीची नहीं होती। हम समाज में साथियों विभेद पैदा करने के लिए हमारे लोगों ने, तथाकथित लोगों ने साथियों इसको जाति का नाम दे दिया गया है। तो जाति के आधार पे साथियों भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पे, जैसे तुम यहाँ पैदा हुए हो, तुम बिहार में पैदा हुए हो, तुम पिछड़े वर्गों पिछड़े राज्य में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं साथियों जो हमारे आर्टिकल 15(1) में लिखी गई है कि राज्य जो है केवल जन्म स्थान, मूलवंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान, मूलवंश, लिंग, जाति को आधार बना के साथियों जन्म स्थान, जन्म 2 बार आ रहा है यहाँ पे साथियों, जन्म नहीं होगा, धर्म होगा। धर्म लिखते चलना, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान को आधार बना के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो जैसे आप हिंदू में हैं, आप मुस्लिम हैं, तो राज्य ये नहीं करेगा कि आप हिंदू हो तो आपको कम अधिकार दिया जाएगा, आप मुस्लिम हो तो आपको अधिक अधिकार दिया जाएगा। ऐसा हमारे संविधान में नहीं किया जाएगा, ऐसे प्रावधान लिखी गई है। ठीक बात है। आर्टिकल 15 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) कहता है साथियों कि सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल जैसे क्या है? कुआं, स्नान घाट, सड़क, भोजनालय, पार्क, दुकान इत्यादि, इन सब चीज सार्वजनिक स्थलों पे साथियों राज्य, दूसरा समझना क्या कहता है, दूसरा हमारा आर्टिकल 15 का 2 कह रहा है कि सार्वजनिक स्थल जैसे कुआं हो गया, स्नान घाट हो गया, सड़क हो गया, भोजनालय हो गया, पार्क हो गया, दुकान हो गया, इन सब जगहों पे इन आधारों को बना के कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान को आधार बना के इन सब जगहों पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझना कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान को आधार बना के सार्वजनिक स्थलों पे किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थल कुआं, स्नान घाट, सड़क, भोजनालय, पार्क, दुकान इत्यादि स्थलों पे साथियों आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं या आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो आप उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, हमारे मूल अधिकारों की बाधा हो रही है, इसलिए आप उसको चुनौती दे सकते हैं। अगर कुआं पे पानी लेने से आपको कोई मना कर रहा है कि आप तथाकथित निचली जाति से हैं, आपको कुआं से पानी लेने का अधिकार नहीं है, आप उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है। आप अगर खाना खाने गए और आपको ये कह के हटा दिया गया कि आपको अधिकार नहीं है, आप तथाकथित निचली जाति से आते हैं इसलिए आपको अधिकार नहीं है यहाँ खाने खाने का, तो आप वहां उसको आधार बना के साथियों आप चुनौती दे सकते हैं। तो समता या समानता का अधिकार में साथियों आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान को आधार बना के आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब इसके साथियों कुछ अपवाद भी हैं। अब ये चीजें तो हो गई, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है ये 2 लिख लो, पहले 2 लिख लो, इसको रोक के लिख लो। फिर तीसरा चीज क्या कहता है? तीसरा साथियों कहता है हमारा, तीसरा कहता है साथियों, 2 चीज हो गई। तीसरा चीज कहता है साथियों 15 का 3 जो है वो कहता है
कि महिलाओं, क्या कहता है, महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अभी लिखा था ना कि लिंग को आधार बना के आप कुछ भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये हमारा साथियों आर्टिकल 15 के 3 में लिख दिया गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्या होंगे, किए जा सकते हैं। जैसे जैसे साथियों, जैसे जैसे आप बस में चढ़ते होंगे, ट्रेन में चढ़ते होंगे, ट्रेन में तो नहीं साथियों, जैसे आप बस में चढ़ते होंगे या कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, हॉस्पिटल है या कहीं कुछ ऐसा सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत मतलब बना दी गई है। बस के सीट पे लिख दिया है कि केवल महिलाओं के लिए। मेट्रो में आप चढ़ते हैं, मेट्रो पे लिख दिया है कि यह सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस पे सिर्फ महिलाएं ही बैठेगी। तो महिलाओं, अब आप कहोगे कि सर जैसे अगर वहां पे आप मेट्रो में चढ़े और मेट्रो में लिख दिया कि यह केवल महिलाओं के लिए, तो आप कहोगे सर लिंग को आधार बना के, जेंडर को आधार बना के हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। नहीं, आर्टिकल 15(3) कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हम कर सकते हैं। अगर हमको लगेगा कि महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा करनी चाहिए तो हम कर सकते हैं। आप इसको, इससे तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं हनन होगा, आप इसको न्यायालय में ऐसी चुनौती नहीं दे सकते। तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकती है। ये हमारा हो गया 15 का 3। 15 का 4 क्या कहता है, यहीं पे समझते हैं। 15 का 4 कहता है साथियों, 15 का 4 कहता है कि एससी मतलब कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एससी एसटी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो साथियों पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा जो वर्ग है, इनसे संबंधित साथियों कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं मतलब अगर कोई हमको, अगर राज्य को लगेगा कि एससी को साथियों कुछ विशेष प्रावधान करके उनको कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो आप कर सकते हो। एसटी को कुछ अगर ऐसा लगेगा कि अनुसूचित जनजाति को साथियों कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए तो राज्य कर सकता है। पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों अगर राज्य को लगता है कि कुछ विशेष प्रावधान करके उसको कुछ हम एक्स्ट्रा चीज दें तो राज्य कर सकता है। ये आर्टिकल 15(4) में लिखा गया है। आर्टिकल 15(5) क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 15(5) कहता है कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए, क्या कहता है, पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए, ध्यान से लिखते चलना, पिछड़े वर्गों के लोगों को, पिछड़े वर्गों को लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, पिछड़े वर्गों को लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित विशेष प्रावधान किए जाएंगे। प्रवेश संबंधित जो है विशेष प्रावधान मतलब कि शिक्षण संस्थानों में, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, आईआईटी है, नीट है, जेईई है, जो भी है साथियों, जो भी बहुत शिक्षण संस्थान है, वहां पे साथियों आरक्षण, आरक्षण का मतलब उनसे संबंधित विशेष उनमें प्रावधान किया जाएगा कि जैसे अगर जनरल है कोई या ओबीसी है कोई, जनरल से कम नंबर पाएगा ओबीसी तो ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी से कम पाएगा एससी एसटी तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो आप विभेद कर रहे हो, ये भेदभाव कर रहे हो, नहीं। आर्टिकल 15 का 5 कहता है कि पिछड़े वर्गों के लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित विशेष प्रावधान क्या होंगे, कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये साथियों शिक्षण जो संस्थान है ये सरकारी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है, दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी, दोनों शिक्षण संस्थानों में। इसका एकमात्र अपवाद है साथियों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ये नियम लागू नहीं होगी। जैसे कोई मदरसा है तो मदरसा में ये नियम लागू नहीं होगी, लिख लेना वही नीचे कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ये लागू नहीं होती, बाकी सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित विशेष प्रावधान होगा। जो भी आरक्षण होगा साथियों, जो भी एससी एसटी और ओबीसी को जो भी चीजें निर्धारित की जाएगी उसको साथियों यहाँ पे शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में उसको क्या करा दिया जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधित क्या है, प्रवेश, एडमिशन के टाइम जो भी, जैसे मान लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या बंगाल यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर वहां पे निर्धारित है कि प्रवेश में साथियों एडमिशन के टाइम वो हायर एजुकेशन लेने के लिए गया, बीए या एमए में एडमिशन लेने के लिए गया, अब उसको प्रवेश संबंधित जो भी विशेष प्रावधान है, मान लेते हैं कि ये कहा गया कि एससी के लिए 10 सीट
फिक्स है। तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में एससी को 10 सीट मिलेगी। निजी में भी लागू हो सकती है और सरकारी में लागू हो सकती है। एकमात्र अपवाद साथियों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जैसे मदरसा हो गया और भी जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, वो शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा। आर्टिकल हमारा 15 का 5 कहता है। ये सब अपवाद है। वो 2 तो हमारा आर्टिकल था। ये सब जो है साथियों 3, 4, 5 ये लिख लेना उसके ऊपर, ये सब क्या है, अपवाद है। अपवाद का मतलब ये चीजें हो सकती हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित विशेष प्रावधान हो सकता है। वहीं साथियों आता है एक छठा साथियों, इसको साथियों जोड़ा गया जब ईडब्ल्यूएस संबंधित प्रावधान आया था साथियों, उसके टाइम 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 15 का क्या 6 क्या कहता है, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इनको साथियों शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित आरक्षण दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित प्रावधान कहाँ की गई है, आर्टिकल 15 में की गई है। अगर आपसे कोई पूछे साथियों कि पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित एडमिशन के टाइम जो विशेष प्रावधान है वो कहाँ की गई है, तो कहना आर्टिकल 15 में की गई है, आर्टिकल 15(5) के तहत। और अगर कोई पूछे ईडब्ल्यूएस का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 15 के 6 में की गई है। ये हमारा साथियों आर्टिकल 15 का पूरी आपको डिटेल है। आर्टिकल 15 साथियों कहता है कि राज्य, पहला क्या कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को राज्य की सीमा क्षेत्र के भीतर धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान को आधार बना के उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों कहता है कि नागरिकों को साथियों सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल हो गया, पार्क हो गया, दुकान हो गया, सड़क हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसे जगहों पे साथियों उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथियों जो ये दूसरी चीज है ना, ये नागरिकों के लिए भी लागू होती है। हम और आप भी किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि राज्य ही नहीं कर सकते। अगर हम और आप किसी दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं ना, तो व्यक्ति आपके खिलाफ अपने मूल अधिकार का हनन के लेके न्यायालय जा सकता है, ये ध्यान देना। तो ये हो गई 2 चीज। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ये इसके अपवाद है। तीसरी क्या कहती है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशेष प्रावधान हो सकते हैं। चौथी कहती है साथियों एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग से विशेष प्रावधान हो सकता है। पांचवी कहती है पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रावधान हो सकता है। और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के टाइम जो प्रावधान है ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये कहाँ है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 एकदम अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों आर्टिकल 16। एक एक करके आर्टिकल समझाते हैं, आप लिखते चलना साथ साथ में फटाफट। हमको आर्टिकल 22 तक जाना है, 14, 15 हो गया, अब आते हैं आर्टिकल 16। ठीक बात कहोगे, हाँ सर बिल्कुल सही, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, समझते चलना। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है साथियों, कुछ नहीं। आर्टिकल 16 साथियों जैसे वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित था, वैसे ही साथियों राज्य को निर्देश देती है आर्टिकल 16 कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, सबसे पहले आर्टिकल 16 है क्या, एक चीज समझना है यहाँ पे। आर्टिकल 16 क्या है, राज्य के अधीन जो नियोजन होता है। कहोगे सर राज्य के अधीन नियोजन का मतलब, राज्य के अधीन नियोजन का मतलब कि राज्य के अधीन जो भी नौकरियां आती हैं, राज्य के अंतर्गत जो भी नौकरियां, मतलब कि सिंपल सा रूप है सरकारी नौकरी। सरकारी जो नौकरी होती है साथियों, राज्य के अधीन जो साथियों नियोजन होता है, जो भी सरकारी नौकरी होती है, इसमें साथियों क्या होती है, अवसर की समानता। क्या होती है, अवसर की समानता। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी सरकारी नौकरी है, जो भी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें अवसर की समानता होगी। अवसर का मतलब कि सभी लोगों को समान रूप से समान अवसर मिलेगा कि आप भी जाओ सरकारी नौकरी करो, आप भी जाओ, सब लोग जाओ। ऐसा नहीं है कि राज्य ये कहेगा कि नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम आओ, तुम भी आओ, लेकिन तुम नहीं आओगे, ऐसा नहीं कह सकती। राज्य हमारा साथियों आर्टिकल 16 ये हमारा समानता का अधिकार के तहत आर्टिकल 16 साथियों क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन जो भी नियोजन है, जो भी सरकारी नौकरी है, उसमें अवसर की समानता होगी। उसमें समान रूप से सभी लोगों को पर्याप्त अवसर मिलेगा कि आप आओ और सरकारी नौकरी कर सकते हो। इसमें साथियों ये कहता है, क्या कहता है, अवसर की समानता में कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म, धर्म, मूल वंश,
लिंग, जाति, जन्म स्थान, जन्म हो गया ना, जन्म, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, निवास, निवास को आधार बना के भेदभाव कहाँ? सरकारी नियोजन में। सरकारी नौकरी में साथियों किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, इसमें एक और जुड़ जाता है निवास, को आधार बनाकर भेदभाव, भेदभाव क्या नहीं कर सकती। तो राज्य के अधीन जो भी नियोजन है, राज्य के अधीन जो भी नौकरियां आ रही हैं, सरकारी नौकरी जो भी आ रही है साथियों, इसमें अवसर की समानता होगी। राज्य जो है साथियों, इसमें जन्म, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, निवास को आधार बना के, यहाँ पे निवास एक अलग जुड़ जाता है, इसको आधार बना के किसी भी व्यक्ति के साथ साथियों भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक बात कहोगे सर, बहुत अच्छा बात, लेकिन हमारे साथ भेदभाव होता है। कोई व्यक्ति कम नंबर पाता है वो सिलेक्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति अधिक नंबर पाता है वो पीछे रह जाता है। तो कहाँ सरकारी नौकरी में समानता है अवसर की? भेद तो हो ही रहा है। तो इसी को सुलझाने के लिए साथियों, SC ST या पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास करने के लिए, SC ST लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार साथियों एक अलग प्रावधान जोड़ती है, और इसमें साथियों ये लिखती है, क्या लिखती है? अब ध्यान से समझना कि निवास को आधार संसद क्या कर सकती है? बना सकती है। सबसे पहला, अगर संसद को लगे, निवास को जो है शर्त जो है, अगर संसद को लगेगी कि निवास को जो है बनाया जाए, कि जैसे अगर संसद को लगे कि बिहार के लोगों को बिहार के राज्य में ही नौकरी करनी है, तो वो बना देगी, निवास को आधार बना देगी कि आज से बिहार के जो भी लोग हैं वो सिर्फ बिहार में ही नौकरी करेंगे, और बिहार में जो भी सरकारी नियोजन आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी ही भर्ती होंगे, उसमें किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। ये कौन निर्धारित करेगा? संसद। तो निवास को शर्त कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ये उसमें अपवाद के रूप में इसको जोड़ दिया गया कि निवास को शर्त बनाया जा सकता है, लेकिन निवास को शर्त कौन बनाएगी? संसद। वो राज्य को अधिकार नहीं है कि बिहार आज से डिक्लेयर कर दे कि आज से हमारे जो भी सरकारी नौकरी है इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी होंगे, नहीं कर सकती। ये कौन कर सकता है? संसद। निवास को मतलब कि निवास को शर्त बनाया जा सकता है। दूसरी चीज, यहीं पे साथियों आरक्षण की व्यवस्था आती है। आरक्षण का जो साथियों प्रावधान है वो यहीं पे कर दिया गया आर्टिकल 16 में ही। आर्टिकल 16 में ही साथियों कहा गया कि राज्य अगर चाहे, राज्य को अगर लगे कि किसी भी पिछड़े वर्गों को जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, अगर राज्य को लगे कि उनको मुख्य धारा में लाना है तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान क्या कर सकती है? कर सकती है। तो आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार क्या है? राज्य को है। लेकिन साथियों एक चीज यहीं पे और समझते चलना कि क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? अगर आपसे कोई पूछे कि आरक्षण का प्रावधान तो आर्टिकल 16 में है और आर्टिकल 16 हमारा मूल अधिकार है, तो क्या आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण जो हमारा मूल अधिकार है? तो आप कहना नहीं, आरक्षण जो है मूल अधिकार नहीं है, ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है साथियों कि आरक्षण को मूल अधिकार नहीं माना जा सकता। आरक्षण साथियों राज्य के ऊपर इसको छोड़ दिया गया है। राज्य को ये मतलब कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप चाहो, अगर आपको लगे कि इस वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना है या इस वर्गों के लोगों को अधिक से अधिक चीजें, सुविधाएं मुहैया करा के इनको मुख्य धारा में लेके आना है, तो आप उनको आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। आरक्षण का प्रावधान एक मौलिक अधिकार नहीं है। आप अगर कल को ये नहीं होगा कि आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय पहुंच गए कि ये तो आरक्षण का प्रावधान मौलिक अधिकार है, हमारा दो। नहीं, आरक्षण का प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का प्रावधान मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहीं पे साथियों आर्टिकल 16 में आरक्षण के प्रावधान की भी व्यवस्था की गई है। दूसरी चीज साथियों यहीं पे अपवाद में एक चीज और लिख दी गई है। ये चीजें साथियों क्या है? अपवाद है। ये चीजों इसकी अपवाद है। निवास को शर्त संसद बना सकती है, आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकती है। क्या है? राज्य कर सकती है। ठीक बात है। एक और चीज लिख दिया गया यहीं पे कि जो भी धार्मिक रूप संस्थान है, जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, जो भी धार्मिक संस्थान है उनमें जो भी नियुक्ति होगी उस धर्म विशेष के लोग स्वतंत्र करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर का जो पुजारी है, मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वो कोई मुस्लिम होगा, ये राज्य डिसाइड करेगा। नहीं, वहां के लोग ही डिसाइड करेंगे कि हमारे मंदिर का पुजारी कौन होगा और किस धर्म से होगा। तो धार्मिक जो भी संस्थान है, लिखते चलना, धार्मिक संस्थानों में जो भी धार्मिक पद हैं, वो धार्मिक जो पद हैं साथियों
वो उस वर्ग के लोगों के लिए छोड़ दिया गया है कि आप ही लोग जो है उस धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है कि आप ही लोग इसको क्या करो, डिसाइड करो। उसी धर्म के स्वतंत्रता दी गई, उसी धर्म के लोगों को। ठीक बात है। तो आर्टिकल 16 साथियों यही है। आर्टिकल 15 क्या है? अगर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, एडमिशन के टाइम जो आरक्षण लागू होगा वो 15 है, और सरकारी नौकरी में जो आरक्षण होता है साथियों वो आर्टिकल 16 साथियों यहाँ से प्रावधान किया गया है। आरक्षण पे साथियों आप घबराना मत। आरक्षण साथियों बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है और बहुत विस्तारित मुद्दा है। इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी है। आरक्षण से संबंधित एक वीडियो हम आपको समझ लाने की लाएंगे साथियों। आरक्षण से संबंधित एक पूरा प्रावधान कि न्यायालय ने क्या कहा, क्या क्या विवाद है, क्या क्या आर्टिकल है, क्या है, कैसे है, ये पूरा प्रावधान लेके आएंगे, पूरा वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे बस ये समझते चलना कि आर्टिकल 16 में ही आरक्षण का प्रावधान है, और उसके नीचे लिख लेना कि आरक्षण जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य स्वतंत्र है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है। और जो भी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक पद है, जैसे मंदिर में पुजारी का जो पद है वो संस्थान के ऊपर स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप मतलब किसी भी व्यक्ति को आप रख सकते हो। तो ये चीजें हमारी साथियों आर्टिकल 16 में आती है। राज्य के अधीन सरकारी नौकरी में जो भी पद होगी उसमें अवसर की क्या होगी, समानता होगी। उसमें जन्म, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, निवास को आधार बना के भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक बात है। अब आते हैं साथियों आर्टिकल 17 पे, इसको लिख लेना पूरा। अब आते हैं साथियों आर्टिकल 17, फटाफट देखते हैं छोटा छोटा। अब यही दो आर्टिकल बड़ा था, 15 और 16। अब छोटा छोटा आर्टिकल है। आर्टिकल 17 आता है साथियों हमारा आर्टिकल 17। अब देखते हैं कि आर्टिकल 17 क्या कह रहा है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 साथियों कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता जो है एक दंडनीय अपराध होगी। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या? जो हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये तथाकथित निचली जाति से है, इसको छुओ मत, छुआछूत। अस्पृश्यता जो है साथियों इसका अंत किया जाता है, इस आर्टिकल 17 में किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। और अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता क्या है? एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, उसको साथियों सजा मिलेगी। अस्पृश्यता क्या है साथियों? छुआछूत का अंत किया जाता है, और अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो उसको दंडनीय अपराध मिलेगी। अस्पृश्यता क्या है साथियों? अस्पृश्यता का मतलब होता है जैसे जैसे साथियों आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी SC ST कोई भी जनजाति से आता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप ST से आते हैं, आपके साथ हम नहीं बैठेंगे, है ना। आप ट्रेन में जा रहे हैं, अगर वो आपके बगल में बैठा है तो आप उससे दूर हट जाएंगे, अरे नहीं नहीं आप तो आप SC से आते हो, आप ST से आते हो, हम आपको नहीं छू सकते। तो वो उसका मौलिक अधिकार है और इसका अंत किया जाता है। अगर ये आप कर रहे हैं ना तो ये दंडनीय अपराध है। अगर वो चला गया न्यायालय और कह दिया कि आर्टिकल 17 के तहत कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो आपको सजा हो सकती है, और ये एक दंडनीय अपराध है साथियों, ये आपको नहीं करना है। तो अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत करना है। जैसे पहले के समय में साथियों क्या था कि कोई भी अगर छोटी जाति, तथाकथित छोटी जाति, जो हालांकि देखो हम बार बार कह रहे हैं कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती, सब समान है, लेकिन हमारे समाज में जो भेदभाव रखी गई है उसके तहत हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई SC ST का व्यक्ति अगर कोई आटा चक्की पे पिसाने गया आटा, और वहां पे वो कह दिया कि नहीं तुम SC हो और यहाँ पे जनरली पिसाने वाला आता है, तो आप हम नहीं पी सकते क्योंकि वो लोग हमको परेशान करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, तो वहां भी उसके साथ ये क्या है, छुआछूत हो रहा है। तो ये चीजें साथियों नहीं होनी चाहिए। अगर अस्पृश्यता अगर आप फैला रहे हैं, अस्पृश्यता कर रहे हैं, तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है। ये हमारे आर्टिकल 17 में लिख दिया गया। साथियों अस्पृश्यता की परिभाषा अगर पूछे आपसे कि क्या संविधान में इसकी परिभाषा दी गई है, तो आप कहना कि नहीं दी गई है। अगर एग्जाम में आ जाए कि संविधान में इसको परिभाषित किया गया है, तो आप कहना नहीं किया गया है, सिर्फ नहीं किया गया है। ठीक बात है। जैसे साथियों आर्टिकल 15 और 16 के कई अपवाद थे, तो क्या आर्टिकल 17 के अपवाद है? कहना इसका कोई अपवाद नहीं है। बस अस्पृश्यता है तो है, इसका अंत हुआ तो हुआ, इसका कोई अपवाद नहीं है कि इस आधार को बना के आप छू सकते हो, इस आधार को बना के आप छुआछूत कर सकते हो, नहीं, खत्म।
कोई अपवाद नहीं है। मतलब क्या है, यह एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। क्या है? निरपेक्ष अधिकार है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित किया गया है, अब कहना नहीं, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि संसद द्वारा कानून बना के इसको परिभाषित किया गया है। मतलब जो इसकी परिभाषा है साथियों, ये संविधान में नहीं दी गई है। इसकी जो परिभाषा है साथियों, संसद में कानून बना के इसको परिभाषा दी गई है। इसका कोई अपवाद है क्या? बोलना नहीं, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, ये एक निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये है तो है, बस बात खत्म। तो ये हो गया आर्टिकल 17। नेक्स्ट हमारा साथियों आर्टिकल आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 साथियों है उपाधियों का अंत। जैसे साथियों आप एक चीज समझना कि आजादी के पहले साथियों आर्टिकल 18 है साथियों, लिखते चलना, उपाधियों का अंत। उपाधि, उपाधि क्या है? उपाधि मतलब साथियों एक चीज समझना कि उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। आज से कोई भी किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक बात। जैसे साथियों समझना साथियों कि आजादी के पहले क्या होता था। आजादी के पहले जब राजा महाराजाओं का शासन था तो किसी व्यक्ति को राजा, किसी को राय साहब, किसी को लाट साहब, किसी को कौन साहब, किसी को फलाना साहब, किसी को ढिंकाना साहब, इन सब चीजों से साथियों उपाधि से सम्मानित की जाती है। इससे साथियों समाज में विभेद बढ़ता था। कोई राय साहब है, कोई लॉर्ड साहब हैं, कोई राजा साहब हैं, है ना, ये सब साहब थे। तो कोई अधिकारी साहब हैं, किसी को कोई उपाधि दी जा रही है ना, तो ये उपाधि नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 18 में लिख दिया गया कि उपाधि आज से नहीं दी जाएगी। जैसे पहले साथियों उपाधियां दी जाती थी। हमारे जो साथियों स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको भी उपाधियां दी गई थी। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इन सबको ये उपाधियां थी, सरदार की, महात्मा की, राजा की, इन सबकी उपाधि दी जाती थी। तो ये इससे क्या होता था कि इससे समाज में एक मतलब विभेदता होती थी कि यार अब कि राजा साहब हैं, हम क्या गरीब साहब हैं, हम भिखमंगा साहब हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए इसका अंत किया जाता है। तो समानता ऐसे ही आएगी। ये समानता के अधिकार में ही चल रहा है ना 14 से 18। तो 14 से 18 समानता का अधिकार है, और इसीलिए समानता के अधिकार को लाने के लिए उपाधियों को क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया कि उपाधियां नहीं दी जाएगी। दो साथियों इसके अपवाद हैं। सबसे पहला साथियों की शैक्षणिक उपाधि, जैसे डिग्री मिलती है ना आपको, और जैसे जो देखते हो MBA करके निकलता है, टोपी वोपी लगा के निकलता है ना एकदम चौड़िया के, तो वो क्या है, शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है। शैक्षणिक मतलब कि जो शैक्षणिक संस्थानों में जैसे कोई डिग्री है, शैक्षणिक उपाधि क्या होगी, दी जा सकती है। पहली चीज क्या दी जा सकती है, शैक्षणिक उपाधि साथियों दी जा सकती है, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज साथियों सैनिक उपाधि। दूसरी चीज क्या है, सैनिक उपाधि। पहली चीज क्या है, शैक्षणिक उपाधि, और दूसरी चीज है साथियों सैनिक उपाधि दी जा सकती है। जैसे सेना में कमांडर का पद हो गया, और ये लेफ्टिनेंट का पद हो गया। इन सब चीजों को साथियों सैनिक उपाधि कहते हैं। और शैक्षणिक उपाधि में जैसे डॉक्टर का पद हो गया, डॉक्टर जैसे कोई PhD कर लेता है तो डॉक्टर लग जाता है। तो ये सब चीजें साथियों ये उपाधि ही तो है ना, उपाधियां। तो ये क्या है, शैक्षणिक उपाधि और सैनिक उपाधि क्या है, ये दी जा सकती है। इसको लिख लेना अपवाद में कि ये साथियों दी जा सकती है। और हमारे संविधान में कोई भी उपाधि जो है नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 18 साथियों कहता है उपाधियों का अंत होगा, शैक्षणिक और सैनिक उपाधि लेकिन दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात साथियों यही समझते चलना, दूसरी बात यही समझते चलना कि अगर कहता है कोई व्यक्ति कि कोई विदेशी व्यक्ति है, ध्यान से समझना कि कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो राज्य भारत सरकार में रह रहा है, ध्यान से समझना कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में काम कर रहा है, तो क्या वो किसी देश से वो उपाधि ले सकता है, वो भारत में काम कर रहा है, तो क्या वो किसी देश से उपाधि ले सकता है, तो ले तो सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के सिफारिश पर, राष्ट्रपति से बिना पूछे वो नहीं ले सकता। कहोगे सर ठीक बात है, अच्छी बात है। विदेशी व्यक्ति कोई है, वो भारत में काम कर रहा है, भारत में नौकरी कर रहा है, भारत में रह रहा है, तो क्या वो किसी देश से उपाधि ले सकता है,
तो कहोगे ले सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की सिफारिश पे। और ठीक उसी प्रकार साथियों कोई भारतीय व्यक्ति है, क्या वो विदेशों से उपाधि ले सकता है? ले सकता है, लेकिन वही है कि राष्ट्र की सिफारिश पे ही ले सकता है। अगर राष्ट्रपति कहता है कि ले लो तो ले लेगा, नहीं कहता है तो नहीं लेगा। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज साथियों, एक चीज और, कि क्या जो जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, क्या ये सब उपाधियां हम नहीं आती? कि ये सब तो उपाधियां ही तो है ना। भारत रत्न कोई कह सकता है कि ये सब तो उपाधियां है ना, ये सब भी तो उपाधि है। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा कि ये सब उपाधियां नहीं है, ये सब सम्मान है। तो पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ठीक है। ये सब जो भी है साथियों, ये उपाधियां, ये क्या है? उपाधियां नहीं है। हमारे न्यायालय ने कहा कि ये सब उपाधियां नहीं है, ये सब सम्मान में आती है। क्या है ये सब? किसी व्यक्ति को सम्मान करने के लिए ये सब दी जाती है, ये उपाधियां नहीं है। अगर किसी कोई व्यक्ति भारत रत्न है, कोई पद्म भूषण है, कोई पद्म विभूषण है, तो ये सब उपाधियां हैं, ये सब उपाधियां नहीं है, ये सब सम्मान है। और कोई भी व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे ये सब चीजों को नहीं लगा सकता। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाए हैं तो अपने ट्विटर हैंडल में नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं। भारत रत्न आप पाए हो, एक सम्मान है, आपको एक मेडल मिल गया, पुरस्कार है वो, आप उस पुरस्कार को अपने पास रखिए, लेकिन आप उसको नाम के आगे नहीं जोड़ सकते। ये उपाधियां नहीं है कि आप जोड़ोगे, ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। ये क्या है? पुरस्कार है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है? पुरस्कार है। या अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते कि कोई पद्म विभूषण पा गया तो अपने नाम के आगे लिख रहा है कि पद्म विभूषण फलाना सिंह, नहीं, कैसे फलाना सिंह? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपाधि नहीं है भाई, या अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो, जिस दिन लगाओगे बेटा धरे जाओगे। ये क्या है? ये एक सम्मान है, आपको पुरस्कार दिया गया, इसका सम्मान करो, इसको पुरस्कार के रूप में अपने पास रखो, फालतू का अफवाह मत फैलाओ। तो ये हो गया आर्टिकल 18। नेक्स्ट हम समझते हैं साथियों, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे खत्म समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। अब आता है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या आता है साथियों, फंडामेंटल राइट में दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक है साथियों? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। कहाँ है? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक साथियों स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 19 क्या है। सबसे पहले साथियों समझते हैं आर्टिकल 19 क्या है, ध्यान से समझते हैं फटाफट, एक एक लाइन में। 19, 20, 21, 22 खत्म। तो आर्टिकल 19 क्या है, ध्यान से समझना, मेरे साथ लिखना। आर्टिकल 19 क्या है? मूल रूप से साथियों क्या था, आर्टिकल 19 में जब संविधान हमारा बना था तो मूल रूप से साथियों 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं? अभी साथियों आर्टिकल 19 में 6 है। आर्टिकल 19 ए, बी, सी, डी, छोटे में लिख देते हैं क्योंकि वहां छोटे में लिखा गया है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो यफ है साथियों, ये संपत्ति का अधिकार था, और आपको हमने बताया था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, तो इसको यहां से हटा दिया गया। अब बचता है साथियों ए, बी, सी, डी, ई और जी, इसको हटाई दे। यफ क्या है साथियों? ये यफ को हटा दिया गया है। ए क्या कहता है? ये कहता है साथियों कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। क्या होगी? वाक मतलब बोलने की, एवं अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। क्या होगी? ध्यान से समझना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि हम कोई भी अपने विचार को रख सकते हैं, कोई भी चीज हम चिंतन कर सकते हैं, कोई भी चीज हम मनन कर सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम कोई भी चीज को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता साथियों एक चीज समझना यहीं पे, स्वतंत्रता फ्रीडम जो है हमारा वहीं तक सीमित है जहां तक कि दूसरे की फ्रीडम जो है बाधित ना हो। हम इतने रूप से स्वतंत्र नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे। अगर हम इतने स्वतंत्र हो जाए ना तो स्वतंत्रता साथियों नहीं होती। अगर आप इतने स्वतंत्र हो गए कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं तो आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता वही होती है साथियों, एक अपने लिमिट दायरे में रखे जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। आप रात को 12 बजे डीजे लगा के आप किसी मोहल्ले या गली में किसी के रूम के सामने आप नहीं बजा सकते। अगर आप बजा रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता तो है कि आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपना,
लेकिन उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है कि वो सो रहा है, उसका भी तो अधिकार है सोने का। अगर उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान देना इस चीज को कि आप उतना ही स्वतंत्र हैं जब तक कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा नहीं पहुंच रही है। और जिस दिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा पहुंचने लगेगी, तुरंत राज्य आ जाएगा, बोलेगा बेटा नहीं, उसको बाधित मत करो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने दायरे में रह के काम करो। तो आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी व्यक्त करो, लेकिन एक दायरे में रखे। ऐसा नहीं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, नैतिकता ये सब भंग कर रहे हो बोल बोल के, राष्ट्र के ऊपर आक्षेप कर रहे हो, राष्ट्र को गाली दे रहे हो, अपने भारत के कोई महत्वपूर्ण पद पे बैठा राष्ट्रपति को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते। वाक की स्वतंत्रता है, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, लेकिन वह उतनी ही है जितनी तक की राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, नैतिकता ये सब क्या हो, बाधित ना हो। तो इतनी स्वतंत्रता लिमिट में रह के, ठीक है। दूसरी चीज है साथियों कि शांतिपूर्वक क्या है, सम्मेलन करने का अधिकार। आप इकट्ठा हो सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, सबसे मिलजुल सकते हो, सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने की अधिकार नहीं, स्वतंत्रता, ठीक बात है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता क्या है, आर्टिकल 19 में है कि आप जो है शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं और मीटिंग कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। आप 10 लोग इकट्ठा हुए आराम शांतिपूर्वक, अगर यहाँ पे भी अगर राष्ट्र की अखंडता भंग हो रही है या राष्ट्र की शांतिता भंग हो रही है तो नहीं कर सकते। उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी की आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। आर्टिकल 3 है संघ बनाने का अधिकार, यूनियन, कोई भी आप ग्रुप बना सकते हो, कोई भी समूह बना सकते हो, कोई भी संघ बना सकते हो, कोई भी संगठन बना सकते हो। यह आर्टिकल 19 हमको इस बात की स्वतंत्रता देती है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या है, आर्टिकल 19 ही हमको देती है, ठीक बात है। कहोगे सर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 19 का डी कहता है साथियों, कहीं भी आवागमन का अधिकार, कहीं भी आप भारत देश में, भारत देश के भीतर, भारत देश के बाहर नहीं, भारत देश के भीतर आप कहीं भी आवागमन करने का अधिकार है। आप साथियों भारत के भीतर साथियों कहीं भी आ जा सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी जाओ तो कहीं भी आवागमन, आवागमन मतलब आने जाने की, कहीं भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, आपको अधिकार है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, ठीक बात है। कहोगे सर अच्छी बात है। कहीं भी निवास करने का अधिकार, कहीं भी क्या है, निवास करने या कहीं भी बस जाने की जो स्वतंत्रता है वो हमारा आर्टिकल 1 देता है। कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक बात है। कहोगे सर अच्छी बात है, समझ में आ गया। मतलब कि अगर आप बिहार में हैं तो आप यूपी में जाके निवास करके बच सकते हैं, वहीं पे रूम लेके, फ्लैट लेके आप रह सकते हैं। आप यूपी के हैं तो आप महाराष्ट्र में फ्लैट लेके, मुंबई में फ्लैट लेके आप रह सकते हैं, मुंबई में घर बना के रह सकते हैं, मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद के रह सकते हैं। तो कहीं भी आपको निवास करने का अधिकार या बस जाने का अधिकार साथियों, ये आर्टिकल 19 के तहत हमारा क्या है, मूल अधिकार है। आर्टिकल 19 का जो यफ है साथियों, संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। ये साथियों जी जो है आर्टिकल 19 में जो साथियों लास्ट है, ये है साथियों मनपसंद साथियों क्या, व्यवसाय करने का अधिकार। मतलब आपको जो भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ काम करने जा रहे हो तो ये स्वतंत्र नहीं हो। मनपसंद, आपको जो मन है, मनपसंद रोजगार या व्यवसाय करने का अधिकार, रोजगार या व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक बात है। तो ये साथियों आर्टिकल 19 हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। आर्टिकल 19 हमको स्वतंत्रता देती है कि हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमको, लेकिन एक दायरे में रखे जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है हमको, हम इकट्ठा होके, हम स्वतंत्रता है कि हम इकट्ठा होके शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हम एक संघ, समूह, संगठन, एक एनजीओ कुछ भी बना सकते हैं, ये हम स्वतंत्र हैं। लेकिन वही है, सब पे कुछ ना कुछ सीमाएं लगी हुई हैं, सब पे कुछ ना कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। सीमाएं वही हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्र की कुछ भी बाधित ना हो। अगर राज्य को लगेगा कि ये चीजें हो रही हैं तो वो आपकी जो स्वतंत्रता है वो उसको रोक सकती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी निवास करने या बस जाने का अधिकार, और अपने मन पसंद का रोजगार या व्यवसाय करने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 हमको देता है। अगर एग्जाम में पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है, प्रेस मतलब कि मीडिया की, तो आप कहना कि आर्टिकल 19 में ही है, 19(1)(a) में।
इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत सरकार में साथियों, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस मतलब कि जो न्यूज़पेपर है, अभिव्यक्ति, वो अभिव्यक्ति तो करता है ना अपने विचारों को, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज चैनल हो गई, जो भी प्रेस है, तो उनकी जो स्वतंत्रता है साथियों, ये कहाँ है, आर्टिकल 19 के ए में है। तो आर्टिकल 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता पूछे कहाँ है, तो आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में कितने प्रकार स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की। आई होप आपको आर्टिकल 19 भी समझ में आ गया होगा। अब अपने समझते हैं साथी को आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 को समझते हैं, और फिर 21, फिर 22। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या है साथियों, आर्टिकल 20 समझना, अपराधी ठहराए जाने पर यह हमको संरक्षण देता है। अपराधी, जैसे आपको हम अपराधी बना दे, या बना कैसे देंगे, मतलब कि आपको अगर अपराधी घोषित कोई कर रहा है तो ये आपको सुरक्षा देती है, ये आपको संरक्षित करती है। ये आर्टिकल, आर्टिकल 20, अपराधी ठहराए जाने पर ये क्या करती है, संरक्षण देती है। अपराधी मतलब कि अगर आपको अपराधी ठहराया जाता है, अगर आपको अपराधी ठहराया जाता है तो ये आपको संरक्षण देती है। अब कहोगे सर कैसा संरक्षण देती है, फटाफट बताओ। कल को हम अपराधी ठहराए गए तो हमको क्या क्या अधिकार है, हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है, बताओ, सबको बताते हैं। साथियों सबसे पहले अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण साथियों ये देती है कि अपराध, अगर जिस दिन आप अपराध कर रहे हो, अपराध करने के समय जो भी कानून है, अपराध करने के समय जो भी कानून है उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। जो भी कानून है उसी के अनुसार क्या होगी, आपको सजा मिलेगी। जैसे समझना, जैसे आपने आज अपराध किया, मान लेते हैं आपने चोरी किया, और चोरी आज आपने किया, और आज जो है भारत में लागू कानून है कि ये चीज की चोरी करने पे आपको 2000 का जुर्माना और 1 महीने की सजा होगी। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि 2000 का जुर्माना, 1000 रुपए की सजा होगी, और आपने अपराध किया और आपको 2 साल बाद सजा हुई, और 2 साल जब बाद हुई सजा, तो उस टाइम साथियों क्या हुआ कि मान लेते हैं उसी बीच में भारत ने संशोधन करके अपने कानून में ये बना दिया कि इस चीज की अब चोरी करने पे अब 5000 की जुर्माना होगी और 1 साल की सजा होगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जब सजा मिलने जाएगी तो जो कानून लागू है उस टाइम उससे सजा मिलेगी, वैसा सजा नहीं मिलेगी। आपने जब अपराध किया था उस टाइम जो कानून लागू था उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। मतलब आपको 2000 रुपए और 1 महीने की ही सजा होगी, आपको 5000 रुपए और 1 साल की सजा नहीं होगी, क्योंकि जब आपने अपराध किया था तो उस टाइम जो कानून लागू था उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ये साथियों हमको संरक्षण देता है, हमारा अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है कि हमको जो भी अपराध हम जब भी कर रहे हैं उस टाइम जो भी कानून लागू है उसी के तहत हमको सजा दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज हमको साथियों ये यहाँ पे हमको संरक्षण मिलता है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार हमको सजा नहीं मिलेगी। अगर हमने एक अपराध किया है, एक अपराध किया है तो हमको उसके लिए एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। मतलब हमको अगर एक बार सजा मिल गई तो बस मिल गई, ऐसा नहीं है कि हमको फिर सजा दे रहे हो, फिर हम सजा काट के निकले फिर कहोगे नहीं फिर सजा। एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है साथियों, ये भी हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 20 में हमको संरक्षण मिला है। हमको संरक्षण क्या मिला है कि अपराध करने के समय जो भी कानून बना है उसी के तहत सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी, एक से अधिक बार जो है सजा नहीं मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक कहोगे सर, अच्छी बात है। तीसरी बात क्या है, तीसरा संरक्षण हमको साथियों ये दिया गया है कि अपने विरुद्ध गवाही के लिए हमको बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे आपको कोई भी न्यायालय या कोई भी आपको मतलब कि पुलिस, कोई भी प्रशासन आपको आपके विरुद्ध गवाही करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपको अगर जबरदस्ती कहा जा रहा है कि गवाही दो कि आपने काम किया है, गवाही दो, आप कहोगे सर हमको बाध्य नहीं कर सकते, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हमको आर्टिकल 20 के तहत हमको फंडामेंटल राइट मिला है कि अपने विरुद्ध जो है गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही के लिए क्या किया जाएगा, बाध्य जो है नहीं किया जा सकता। कहोगे सर अच्छी बात है,
कि अपराध करने के समय जो भी कानून है उसके हिसाब से जो सजा होगी वही दी जाएगी। कहोगे सर अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे साथियों एक अपवाद है। ये अपवाद ये है कि साथियों जैसे कोई दीवानी कानून है, दीवानी कानून, और ध्यान से समझना, दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होता है दीवानी, एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। फौजदारी, दीवानी ये क्रिमिनल होता है साथियों, क्राइम होता है क्रिमिनल केसों में, जैसे हम हत्या, लूट, ये सब डकैती, ये सब यहाँ पे आती है क्रिमिनल फौजदारी में साथियों। और दीवानी में साथियों जैसे संपत्ति का मामला है, विवाह तलाक का मामला है, ये कहाँ आती है? विवाह तलाक का मामला है, ये कहाँ आती है साथियों? ये दीवानी में आती है। तो अपवाद इसका साथियों ये है कि दीवानी मामलों में, अब फौजदारी आपराधिक मामलों में नहीं, हत्या, मर्डर, लूट ये सब में नहीं, लेकिन जो दीवानी मामले है, संपत्ति है, विवाह है, तलाक है, इसका अपवाद ये है कि इसमें साथियों क्या है कि पिछले या जो भी मतलब कि जो भी कानून अभी है या जो पहले लागू था उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। जैसे इसमें ये है कि फौजदारी या क्रिमिनल में है कि जब वो अपराध किया उस समय जो कानून लागू था उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। लेकिन अपवाद इसका दीवानी है, दीवानी में साथियों उसके पहले जो कानून लागू था उससे भी सजा दी जा सकती है, या उस जो भी फैसला जब आया उसके हिसाब से भी सजा दी जा सकती है। तो दीवानी जो मामले हैं साथियों, इसमें इसका जो साथियों अपवाद है, दीवानी मामलों में फेरबदल की जा सकती है, पहले से जो कानून लागू है उसके हिसाब से भी दी जा सकती है, या जो अब लागू है उसके हिसाब से भी दी जा सकती है। इसका एक अपवाद हो गया। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। ये भी साथियों क्या है, ये साथियों क्या है, ये न्यायालय, ये जो है साथियों एक से अधिक बार का सजा नहीं दी जा सकती, ये न्यायालयी मुद्दों के संबंधित है। जैसे न्यायालय आपको एक सजा के लिए, एक अपराधी के लिए एक ही बार सजा देगी। आपने अगर चोरी किया है, आपको 1 महीने की सजा है, तो एक अपराधी के लिए एक ही बार सजा देगी। आप अगर नेक्स्ट टाइम अपराध करके आओगे तब आपको सजा मिलेगी, लेकिन अभी आपको एक ही बार सजा मिलेगी। इसलिए साथियों एक से अधिक बार आपको सजा यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक बात है, कहोगे सर अच्छी बात है, लेकिन ये न्यायालय ही दे सकता है। विभागीय जो दंड होता है, जैसे न्यायालय ने आपको दंड दिया, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आपने ऐसा क्राइम कर दिया, अपने न्यायालय में चले गए, न्यायालय ने आपको उसके लिए 1 महीने की सजा दी, आप 1 महीने सजा काट के आए, आप कहोगे हम सजा तो काट लिए, हमको फिर से नौकरी दो। तो कंपनी साथियों कह सकती है ये विभागीय मामला है, और विभागीय मामला साथियों एक से अधिक बार सजा दे सकती है, आज से हम आपको काम पे नहीं रखेंगे, खत्म बात। ये भी तो सजा ही है ना, सजा दे सकती है। तो विभागीय मामलों में उसको एक से अधिक बार सजा दी जा सकती है, न्यायालयी मामलों में साथियों एक से अधिक बार उसको सजा नहीं दी जा सकती है, और अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा हो गया साथियों आर्टिकल 20। अब हम आते हैं साथियों आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 बहुत आसान है साथियों। आर्टिकल 21 कहता है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। क्या कहता है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 क्या है साथियों? आर्टिकल 21 साथियों है प्राण, लिख लेना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि प्राण मतलब कि हमारा जो खुद का जीवन है, दैहिक स्वतंत्रता हमारा जो दैहिक है, हमारा जो शरीर है, इसके संबंधित हमारे क्या क्या स्वतंत्रता है, इससे संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं? आर्टिकल 20 में किए गए। आर्टिकल 20 में साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें साथियों बस इतना कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। साथियों एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ था गोपालन केस में साथियों, एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ था गोपालन केस हुआ था। इसमें साथियों इस आर्टिकल का बहुत ही सीमित व्याख्या की गई थी, बहुत ही सीमित व्याख्या। इसमें साथियों बस कहा गया कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संसद कानून बना के उसको कम या समाप्त कर सकती है। बहुत सीमित व्याख्या है। एक बहुत प्रसिद्ध मामला हुआ साथियों मेनका गांधी का, एक बहुत प्रसिद्ध मामला हुआ साथियों मेनका गांधी का। और मेनका गांधी मामले में साथियों न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन इसी में साथियों एक अधिकार दिया कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जीवन जीने से रोक सकते हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि मतलब हमको अपने जीवन का और अपने शरीर का
हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने शरीर का कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन मेनका गांधी में कहा गया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसी में अधिकार आता है। आप राज्य होके किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण उसके जीवन जीने से रोक नहीं सकते। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ये कहाँ है साथियों? आर्टिकल 21 में। और इसकी साथियों इन्होंने बहुत ही विस्तारित व्याख्या की, बहुत ही विस्तारित। जैसे इन्होंने बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही हमारे जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को साथियों न्यायालय बीच बीच में डिसाइड करता रहेगा कि ये हमारे आर्टिकल 21 के तहत है कि नहीं है। ये न्यायालय स्वतंत्र कर दिया गया। और साथियों बीच बीच में न्यायालय बताता रहता है कि ये हमारे आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। पहली बात हो गई। साथियों गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले कुछ कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे कि मनपसंद साथी चुनने का अधिकार, मनपसंद अपने पसंद का विवाह करने का अधिकार, ये भी क्या है? आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में आता है। तो आर्टिकल 21 के तहत ये गोपालन केस में इसकी बहुत सीमित व्याख्या की थी। मेनका गांधी केस में इसकी व्याख्या को क्या कर दिया गया? मेनका गांधी केस में साथियों ये जो गोपालन केस की व्याख्या को पलट दिया गया और एक विस्तारित व्याख्या दी गई। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार को व्याख्या की गई कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में साथियों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 21 पे आ गया ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में साथियों गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है, इसको पलट दिया। और साथियों उन्होंने साथियों ये भी बताया न्यायालय ने क्या क्या बताया कि मनपसंद जो है जीवन साथी चुनने का अधिकार क्या है? ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शामिल है। मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, तो हमको पता ही नहीं था कि हम मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं। चुनो, अच्छे से चुनो मनपसंद जीवन साथी। आपको जितना अच्छा जीवन साथी मिले आप चुनो, ये आपको मौलिक अधिकार है। आज से हम आपको बता रहे हैं कि मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। आपको जो पसंद आए, आपको लगे कि ये मेरे साथ पूरे जीवन निर्वाह कर सकता है, आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ठीक बात है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, एग्जाम में बहुत पूछता है। ये कहाँ है? आर्टिकल 21 में है, निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब साथियों बताया है कि निजता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 21 के तहत हमारे जीवन का अधिकार है। सोने का अधिकार, कहोगे सर ये भी अच्छी बात है, सोने का अधिकार भी है। हाँ यार, सोने का अधिकार भी है। सोने का अधिकार, सोना गोल्ड वाला नहीं, निद्रा वाला जो हम सोते हैं, तो सोने का अधिकार भी हमारा क्या है? एक क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमको सो रहे हैं तो हमको कोई व्यक्ति आके मन ऐसे जगा नहीं सकता। अगर कल आप सो रहे हैं, अगर आपकी मम्मी आके आपको जगा रही है ना, तो कह देना है रुक जाओ मम्मी, अब वैसे नहीं चलेगा। आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है हमारा सोने का अधिकार। हम मन पसंद सोएंगे, हमको जितना मन करेगा हम उतना सोएंगे। आप हमको रोको मत, नहीं तो हम न्यायालय चले जाएंगे। ठीक है, हालांकि आप जा नहीं सकते हो, लेकिन सोने का अधिकार आपका क्या है? निजता का अधिकार है। इसमें साथियों बहुत सारी चीजें आती हैं, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, है ना। बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है एक एक करके, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है साथियों, ये आप याद करते रहना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ये सब चीजें, एग्जाम में बार बार पूछती हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए। अब नेक्स्ट आता है साथियों आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है साथियों, आर्टिकल 22 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 22? कहोगे सर कहो ना, कौन मना कर रहा है आपको? कब से तो कह ही रहे हो, एक और कह लो। आर्टिकल 22 पे आने से पहले हम आर्टिकल 21A पढ़ाएंगे आपको। कहोगे अरे सर लास्ट था 22 पढ़ा के खत्म करते, अब इसी में 21A क्या आ गया? 21A भी है, आपको पढ़ना चाहिए। 21A साथियों हमारे मूल संविधान का मतलब जो मूल रूप से संविधान था, मूल रूप से संविधान मतलब जो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम का जो संविधान था, मूल संविधान में नहीं था। कहोगे सर नहीं था तो नहीं रहने देते, फिर क्यों लेके आ गए, एक एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो? पढ़ाएंगे बेटा, तुमको जानना पड़ेगा। कब इसको जोड़ा गया? इसको साथियों कब जोड़ा गया? इसको साथियों जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन से। इसको 86वां जो संविधान में संशोधन हुआ साथियों, इसके तहत इसको जोड़ दिया गया 2002 में। इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। कहोगे सर अच्छी बात है, लेकिन है क्या ये तो बताओ ना, है क्या? मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, अब जोड़ दिया गया, अच्छी बात है क्या ये बताओ। साथियों ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को
6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कहोगे सर बहुत अच्छी बात जोड़ दिया गया, अब तो इसको जोड़ना ही चाहिए था। देखिए आर्टिकल 21A साथियों मूल संविधान में नहीं था, इसको 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके साथियों इसको जोड़ा गया। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को साथियों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कौन करेगा? राज्य देगा। अगर किसी भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है, अगर उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसका क्या है? वो मूल अधिकार है। वो इसके तहत न्यायालय जा सकता है और कह सकता है कि भैया, हालांकि वो 6 से 14 वर्ष में जा नहीं सकता, लेकिन उसके गार्जियन और उसके जो संरक्षक हैं वो जा सकते हैं कि कह सकते हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग का मेरा बच्चा है और उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल रही है, और इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो 21A के तहत उसका मूल अधिकार है, क्यों नहीं दे रहे हो? दो तो उसको देना पड़ेगा। राज्य को चपेट में लेगा, राज्य को बुलाएगा, आओ भैया न्यायालय आओ और बताओ काहे नहीं दे रहे हो बेटे को। तो ये आर्टिकल 21 में हो गया। लास्ट साथियों आर्टिकल 22, फटाक से समझते हैं आर्टिकल 22 क्या है, और आज का वीडियो यहीं पे हम करते हैं समाप्त। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 कहता है साथियों कि मनमानी गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी। इसमें दो चीज आती है साथियों, ध्यान से समझना, लिखते चलना कि मनमानी गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी। लिखते चलना कि मनमानी गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी से क्या करता है? ये हमको आर्टिकल क्या करता है? संरक्षण देता है। ठीक बात है। तो आर्टिकल 22 साथियों हमको मनमानी गिरफ्तारी, कोई भी आया पुलिस और हमको गिरफ्तार कर लिया, और निवारक नजरबंदी से हमको क्या करता है? संरक्षण देता है। आप कहोगे सर ये मनमानी गिरफ्तारी क्या है और कैसे संरक्षण देता है, ये भी बताओ। मनमानी गिरफ्तारी से हमको किस प्रकार संरक्षण देता है, ध्यान से समझना साथियों। हमारा जो आर्टिकल 22 है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका कारण बताया जाएगा। तो कहोगे सर गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होगा। अगर कोई भी प्रशासन या पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर रही है और आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार कर रही है, तो आप कहना साथियों ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारा एक मूल अधिकार है, और आप न्यायालय में जज के सामने ये चीज कह सकते हो। तो मनमानी गिरफ्तारी के अधिकार में पहली बात आती है कि आपको गिरफ्तार किए जाने का कारण बताया जाएगा। मतलब गिरफ्तार किए जाने का कारण आपको पता होना चाहिए, आपको बताया जाएगा। सबसे पहले गिरफ्तार किए जाने का कारण ये आपको जानने का आपका मूल अधिकार है। दूसरी चीज, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, तो उसको मनपसंद साथियों वकील करने का उसका अधिकार है। ये उसका क्या है? मूल अधिकार है। मनपसंद वकील करने का अधिकार है। कहोगे सर बहुत अच्छी बात है यार, अगर हमको गिरफ्तार कर लिया गया तो हमको मनपसंद वकील करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम वकील नहीं रख सकते, आपको ये मूल अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपना वकील रख सकते हो। तीसरी बात कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हो ना, तो उसको 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार व्यक्ति को साथियों 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने साथियों पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने अगर पेश करना होता है। अगर नहीं कर रहा है प्रशासन, तो मतलब आपके मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण नहीं मिला और आप आर्टिकल 22 के तहत आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है और आप न्यायालय जा सकते हो। ठीक बात। तो मनमानी गिरफ्तारी से संबंधित 3 प्रकार के साथियों अधिकार हमको मिले हैं। सबसे पहला, गिरफ्तार किए जाने का आपको कारण बताया जाएगा। मनपसंद आपको वकील रखने का अधिकार होगा, और आपको साथियों 24 घंटे के अंदर, और ये जो 24 घंटा होता है साथियों यात्रा को छोड़कर, मतलब कि जैसे जो पुलिस स्टेशन में आपको बंद किया गया जेल में, वहां से अगर न्यायालय की जो दूरी है उस यात्रा को हटा के, यात्रा को छोड़कर अगर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश नहीं कर रहा है, तो मतलब कि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है।
ये मनमानी गिरफ्तारी से आपको आर्टिकल 22 संरक्षण देता है। ये 3 चीजों संरक्षण जो है साथियों, ये पता है किस पे लागू होता है? ये आपराधिक गिरफ्तारी पे होता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है कोई दोषी करने पर, किसी भी मतलब कि अपराध करने पर, आपराधिक जो गिरफ्तारी होगी, अपराध करने पे या किसी भी दोष को या किसी कोई भी ऐसा कार्य करने पे जो कानून का उल्लंघन करता हो, उसके आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये इसको संरक्षण, ये चीजें मिलेगी। लेकिन साथियों अगर किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको ये संरक्षण नहीं मिलेगा। तो निवारक नजरबंदी वाले को साथियों ये संरक्षण जो है तीनों, ये संरक्षण क्या होगा? नहीं मिलेगा। लिख लेना नीचे कि निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति को ये संरक्षण, ये जो मनमानी गिरफ्तारी संरक्षण है, ये इसको नहीं मिलेगा। दूसरा किसको नहीं मिलेगा? जो शत्रु अन्य देशी है, शत्रु अन्य देशी। शत्रु अन्य देशी का मतलब वे देश जिनसे हमारा युद्ध चल रहा हो। वे देश, अगर वे देश ऐसे देश हैं जिनसे हमारा क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वो अगर कहे कि ये चीज तो हमको की ही नहीं, हमारा मूल अधिकार हनन हुआ, हम न्यायालय जाएंगे, नहीं बेटा, नहीं जा सकते। वे देश जिनसे हमारा क्या चल रहा हो? युद्ध चल रहा हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको भी क्या होगा? नहीं मिलेगा। ये संरक्षण साथियों शत्रु अन्य देशी को नहीं मिलेगा और निवारक नजरबंदी को नहीं मिलेगा। नीचे देखिए लिख लेना हेडिंग स्टार बना के कि मनमानी गिरफ्तारी से जो संरक्षण है वो शत्रु अन्य देशी और निवारक नजरबंदी से गिरफ्तार व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। आप इसको आधार बना के आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। तो ये चीजें हो गई। शत्रु अन्य देशी कौन होता है? वे देश जिनसे हमारा युद्ध चल रहा होता है, उसको हम शत्रु अन्य देशी कहते हैं। यहीं पे साथियों निवारक नजरबंदी क्या है, एक लाइन में ये भी समझते चलते हैं कि निवारक नजरबंदी क्या है। मनमानी गिरफ्तारी तो समझ गए, अब निवारक नजरबंदी क्या है ये भी बता दो। कहोगे सर ये भी बता दो निवारक नजरबंदी क्या है। देखते चलना यहाँ पे निवारक नजरबंदी क्या है। निवारक नजरबंदी साथियों ये होता है, जैसे मान के चलो कि सरकार है और सरकार को डाउट है कि आप बहुत बड़े अपराधी हो, आप भविष्य में ऐसा कोई काम कर सकते हो जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता बाधित होगी। बस वो शक के आधार पे, अभी आप कोई क्राइम नहीं किए हो, लेकिन शक के आधार पे या ये अनुमान के आधार पे कि आप ऐसा कर सकते हो और आपको गिरफ्तार कर ले, तो वो कौन है? निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या होता है कि शक या अनुमान के आधार पे अगर गिरफ्तार कर दिया जाए, शक या अनुमान के आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है कि भविष्य में आप ऐसा काम कर सकते हो। अगर राज्य को लग गया या भविष्य में ये कर सकते हो, भविष्य में आप आतंकवादी बन सकते हो या भविष्य में आप आतंकवाद फैला सकते हो या भविष्य में आप राज्य की एकता को बाधा पहुंचा सकते हो, तो आपको गिरफ्तार कर लेगा। और जब आपको निवारक नजरबंदी के साथ गिरफ्तार करेगा तो आपको जो संरक्षण था वो नहीं मिलेगी। भविष्य में आप अपराध कर सकते हो, इसको आधार बना के आपको गिरफ्तार कर ले। भविष्य में आप अपराध कर सकते हो शक या अनुमान के आधार पर कि आप जो है भविष्य में अपराध कर सकते हो, इसको आधार बन के आपको अगर गिरफ्तार कर ले तो हम कहेंगे कि ये निवारक नजरबंदी में क्या हो गया है? गिरफ्तार हो गया है। ठीक है, एक चीज हो गई, निवारक नजरबंदी क्या हो गई समझ गए। दूसरी चीज, निवारक नजरबंदी साथियों ये समवर्ती सूची में आता है। 3 प्रकार की सूचियां होती है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। राज्य जो सूची होती है साथियों, इस पे कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य बना सकती है। जो केंद्र सूची होती है साथियों, इस पे संबंधित कानून केंद्र बना सकती है। और जो समवर्ती सूची होती है साथियों, इस पे केंद्र और राज्य दोनों मतलब कानून बना सकते हैं। तो जो समवर्ती सूची में शामिल होता है, इसका अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है साथियों कि इस पे जो कानून है वो राज्य भी बना सकता है, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, मतलब भारत भी बना सकता है। ये समवर्ती सूची में होता है। कहोगे सर है क्या? जैसे यूएपीए है, टोडा है, मीशा है, ये सब कानून बना के साथियों ऐसे व्यक्तियों को कंट्रोल किया जाता है जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं या जिनको शक होता है कि ये भविष्य में ऐसा काम करेंगे, उनको साथियों आधार बना के ये निवारक नजरबंदी से उनको गिरफ्तार किया जाता है। कहोगे सर अच्छी बात है, समझ में आ गया आर्टिकल 22। साथियों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको हम नहीं चाहते थे कि अपने कंटेंट में या अपनी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज करें। आपको हम ये 2 अधिकार आपको हम विस्तार से यहाँ समझाने की कोशिश किए हैं कि हमारा जो है संविधान किस प्रकार से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
समानता का अधिकार साथियों आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण होगा। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को आधार बना के उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। कहोगे सर ठीक बात है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नियोजन में पर्याप्त मतलब कि अवसर मिलेगी। सरकारी नियोजन में साथियों सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। मतलब कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को जन्म, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास इत्यादि को आधार बना के सरकारी नौकरी में उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 आता है साथियों अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत किया जाता है। आर्टिकल 18 आता है साथियों उपाधियों का अंत, मतलब कि राज्य जो किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता। ये 5 चीजें हो गई हमारे समता या समानता के अधिकार में। दूसरी तरफ आती है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में भी साथियों 5 आर्टिकल है, 19, 20, 21 और 22। 14 में भी 5 आर्टिकल थे, 14, 15, मतलब समता के अधिकार में भी 5 आर्टिकल थे, 14, 15, 16, 17, 18। वहीं स्वतंत्रता में भी 5 आर्टिकल थे, 19, 20, 21 से 22। 19 क्या कहता है? 19 कहता है साथियों कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और प्रेस की स्वतंत्रता भी कहाँ है? 19 में भी है। 20 क्या कहता है? 20 हमको साथियों दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण देता है कि हमको दोष अगर हमको सिद्ध करना है तो हमको कैसे सजा मिल सकती है, या हमको एक सजा के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती, और अपने विरुद्ध हम गवाही नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 20 हो गया। 21 साथियों हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम और आप गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जी सकते हैं। ये 21 हो गई। 21A साथियों हमारा शिक्षा का अधिकार है। इसमें साथियों ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य मुहैया कराएगी। ये 21 हो गया। और 22 क्या हमारा साथियों? 22 क्या है? 22 साथियों हमारा मनमानी गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी से संरक्षण हमारी संविधान हमको मुहैया कराती है। तो ये साथियों हमारे एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं जिनको हमको और आपको जानना साथियों बहुत ही जरूरी था। आई होप साथियों आपको ये 2 अधिकार बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग इसको आराम से देखिए, नहीं है 2 बार में देखिए, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, इसको एक एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।